So after solving this equation we get the answer as 1.5 millitesla. So you need to put milli in there somewhere, it's not just tesla. So C will be the correct answer अगर यहाँ पर होता 1.5 millitesla. नेक्स्ट वन है यूनिफॉर्म फ्लक्स डेंसिटी B दे दिया गया है, आपको क्रॉस सेक्शन दे दिया गया है और आपको पूछा गया है कि आप बताएं मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल कितना है, नंबर ऑफ टर्न्स भी दे दिए गए हैं. तो ऐसा है फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए, क्योंकि ये नॉर्मल है तो वो कॉज थीटा वाली टर्मिनोलॉजी हम खत्म कर देंगे आगे, क्योंकि कॉज जो है आगे प्लेन उसका नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड है, तो वेक्टर एरिया और बी के दरमियान एंगल 0 होगा, कॉस 0 1 के बराबर होता है. सो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं. बी क्या है, बी इज 0.080 मल्टीप्लाइड बाय एरिया है 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे. फ्लक्स विल कम आउट टू बी 0.00052 इतना वेबर. अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो वी विल राइट एज 1 2 3 4 5.2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁴. सॉरी ये 0.00 है, 0.000052. So this will 5.2 multiplied by 10⁻⁻5 वेबर. अब सवाल यहां पर आता है कि हमने नंबर ऑफ टर्न्स को यहां पर क्यों नहीं अकोमोडेट किया. Why didn't we calculate the flux as NBA? तो प्रॉब्लम यह है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जब भी आप कैलकुलेट करते हैं, ये याद रख लें, फ्लक्स कैलकुलेट करते वक्त डोंट इंक्लूड नंबर ऑफ टर्न्स. जब आपसे पूछा जाए फ्लक्स लिंकेज, ये वर्ड आता है बकायदा फ्लक्स लिंकेज, देन यू नीड टू इंक्लूड नंबर ऑफ टर्न्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जब आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, वहां पर बहुत सारे एमसीक्यू ऐसे हैं जहां पर फ्लक्स और फ्लक्स लिंकेज का आपस में डिफ्रेंशिएट किया गया है. सो उस केस में आप देखेंगे कि कब पूछा गया है फ्लक्स और कब पूछा गया है फ्लक्स लिंकेज. जब फ्लक्स लिंकेज पूछा गया हो तो तब नंबर ऑफ टर्न्स आपको उसमें इंक्लूड करनी है. फॉर दिस वन डी इज द करेक्ट आंसर विदाउट इंक्लूडिंग नंबर ऑफ टर्न्स. 45 an aircraft of wingspan 17 meter is flying horizontally in a northerly direction. नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा है, उसकी स्पीड दी गई है 94 मीटर पर सेकेंड. द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज 40 माइक्रोटेस्ला इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो हम अज्यूम करते हैं हम ऊपर से देख रहे हैं, तो इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम ड्रॉ कर देते हैं. एयरक्राफ्ट का जो विंग स्पैन था, सपोज हम उसका विंग यहाँ पर बना दें और उसका विंग स्पैन हमने यहाँ पर बना दिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक 17 मीटर्स. एयरक्राफ्ट 1 सेकंड में मूव कर जाता है, सपोज यहाँ से यहाँ तक. उसकी स्पीड कितनी है 94 मीटर पर सेकंड. तो इन 1 सेकंड इट विल मूव कितना डिस्टेंस 94 मीटर्स, राइट. तो कितना एरिया क्रॉस हो गया है इस टाइम पीरियड में. The area that is crossed during this time period is what? 94 multiplied by 17. It comes out to be 1598 मीटर स्क्वायर. इतना एरिया स्वीप कर दिया है 1 सेकंड में इस एयरक्राफ्ट ने. हमें पूछा गया है कि मैग्नेटिक फ्लक्स स्वेप्ट पर सेकंड आप बताएं. तो आपने क्या करना है, सिंपली मैग्नेटिक फ्लक्स की इक्वेशन में B मल्टीप्लाइड बाय A लिख देना है. ठीक हो गया. B की वैल्यू क्या है हमारे पास 40 माइक्रोटेस्ला, यानी कि मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁶. इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 1598 से, तो यू विल गेट 0.06392 वेबर. कन्वर्टिंग इनटू साइंटिफिक नोटेशन तो हमें आ जाएगा 0. राउंड ऑफ कर लें 064 वेबर. तो 1 2 3 हम इसको 64 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻³ वेबर लिख सकते हैं, विच इज 64 मिली वेबर्स.
सी इज द करेक्ट आंसर। 46 है, मेटल डिस्क इज मेड टू स्पिन एट, अब ये बिल्कुल ही अपने से पिछले वाले एमसीक्यू जैसा ही है। एक मेटल डिस्क है, उसको स्पिन किया है 15 रेवोल्यूशंस पर सेकंड की बेस के ऊपर। उस डिस्क का रेडियस आपको दिया गया है। आपने सबसे पहले क्या करना है, एरिया कैलकुलेट कर लेना है। एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, राइट। 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 24 यहाँ पर 24 की बजाय डायरेक्टली मैं इसको कन्वर्ट ही कर देता हूँ, 0.24 का स्क्वायर, राइट। इस तरह से हम ये क्या कर रहे हैं, एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं ऑफ द मेटल डिस्क। द एरिया कम्स आउट टू बी 0.18 मीटर स्क्वायर इन एसआई यूनिट्स। ये हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स में जिसमें वो रोटेट कर रही है, दैट मैग्नेटिक फ्लक्स इज बी विच इज 0.15 टेस्ला। आपने मालूम करना है फ्लक्स स्वेप्ट आउट ईच सेकेंड बाय द डिस्क। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि वो कितना एरिया स्वीप करता है एक सेकेंड में, जस्ट लाइक वी डिड हेयर। यहाँ पर हमने क्या किया था, हमें पता था कि एक सेकेंड में 94 मीटर्स वो मूव करता है, विंग का स्पैन 17 मीटर्स है, तो एक सेकंड में एरिया वो 1598 मीटर स्क्वायर स्वीप करता है। उस एरिया स्वेप्ट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया बी से टू गेट फ्लक्स स्वेप्ट पर सेकेंड। यहां पर भी हम पहले एरिया स्वेप्ट हमें पता चल गया है, उस एरिया स्वेप्ट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे विद द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी, तो हमें पता चल जाएगा। पहले एरिया स्वेप्ट पर सेकेंड मालूम करें, ये सिर्फ एरिया है। सो फॉर एरिया स्वेप्ट पर सेकेंड हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद द रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। अगर ये डिस्क है, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से परपेंडिकुलर है, इसका अपना पूरा का पूरा एरिया 0.18 है और एक सेकंड में ये 15 मरतबा घूमती है, तो इसका मतलब है एक सेकंड में ये एरिया 15 मरतबा स्वीप हो जाएगा। सो एरिया स्वेप्ट इन ईच सेकंड विल बी दिस 0.18 मल्टीप्लाइड बाय 15, राइट। तो आपने क्या करना है, सिंपली 0.18 को मल्टीप्लाई कर देना है विद 15, यू गेट समथिंग लाइक 2.7, राइट। अब आगे हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है b से टू गेट द फ्लक्स स्वेप्ट आउट पर सेकेंड। b क्या है, 0.15 मल्टीप्लाइड बाय 0.18, so we will get 0.4 Weber. A is the correct answer. Next one है, a neutron enters a magnetic field of strength B with a speed v perpendicular to the direction of magnetic lines of force. The force on the neutron will be what? सिंपल सी बात है, न्यूट्रॉन चार्ज पार्टिकल नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स एक्ट करती है, तो यहाँ पर 0 होगा इसका जवाब। द न्यूट्रॉन विल एक्सपीरियंस नो फोर्स। 48 है, E to M रेशियो ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक चार्ज। 49 है, an electron moving with a velocity 10⁻⁶ meter per second enters a magnetic field and describes a circle of radius this. Magnetic field must be what? हमारे पास फार्मूला है J, R is equal to mv divided by EB या QB। इसमें हम पुट करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड वुड बी, ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को इधर ले आए और आर को आप उधर ले जाएं, राइट। सो व्हाट यू नीड टू डू इज टू सिंपली पुट द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन एंड गेट आउट द आंसर। 50 है, अ पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग पैरेलल टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रॉनिक करंट इज फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन एज द मोशन ऑफ द चार्ज इटसेल्फ। अब पॉजिटिव चार्ज इस तरफ मूव कर रहा है, मतलब है कन्वेंशनल करंट इसका इस डायरेक्शन में होगा। इसके साथ एक कंडक्टर है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक करंट उसी डायरेक्शन में है जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट और कन्वेंशनल करंट सेम डायरेक्शन में होंगे तो ये आपस में एक दूसरे को रिपेल कर देंगे, ठीक हो गया। अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट और कन्वेंशनल करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होते तो अट्रैक्ट करते, कन्वेंशनल करंट दोनों का होता सेम डायरेक्शन में तब भी अट्रैक्ट करते, इलेक्ट्रॉनिक करंट दोनों का होता सेम डायरेक्शन में तब भी अट्रैक्ट करते। इन सारी की सारी सिचुएशन में ये अट्रैक्ट ही करते हैं।
लेकिन यहाँ पर जो हमें सिचुएशन दी गई इसमें कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट सेम डायरेक्शन में है, तो ये रिपेल करेंगे। सो दिस चार्ज विल डिफ्लेक्ट अवे फ्रॉम द वायर। 51 है, अ चार्ज पार्टिकल ट्रेवलिंग इन अ यूनिफॉर्म फील्ड कुड हैव अ सर्कुलर ट्रेजेक्टरी ओनली इफ द फील्ड इज मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक फील्ड में कभी भी सर्कुलर ट्रेजेक्टरी फॉलो नहीं होती। हमने पहला एमसीक्यू किया था, अगर आपको याद हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ थी, यहां से एक इलेक्ट्रॉन एंटर होता था, तो हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डिविएट करेगा इनिशियली एंड आफ्टर दैट इट विल कंटिन्यू टू मूव इन सिंगल स्ट्रेट डायरेक्शन। ऐसा नहीं होगा कि वो दोबारा इस तरफ रोटेट कर जाए, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड में होता है। मैग्नेटिक फील्ड के केस में ऐसा होता है, जो उससे नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था कि वो डिविएट तो करता था लेकिन देन इट कंटिन्यू टू मूव इन अ सर्कुलर पाथवे। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड इज द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फील्ड्स कभी भी सर्कुलर ट्रेजेक्टरी में मूव नहीं करवाती। 52 है, अ प्रोटॉन इज मूविंग विद अ वेलोसिटी v इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड b। मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और प्रोटॉन की वेलोसिटी इस तरफ है, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी? ऑब्वियसली एंटी पैरेलल है, पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है। If an electron is moving along the axis of a solenoid carrying a current, which of the following is the correct statement about the electromagnetic force on the electron? एक सोलिनॉइड है, इसमें करंट सपोज कोई ना कोई आई है, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से होती है, अलोंग द एक्सिस। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करता है अलोंग द एक्सिस, तो वो पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है, तो उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तभी एक्ट करती है जब परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड आप मूव करवाएंगे चार्ज को। नेक्स्ट है, इफ अ horseshoe magnet is placed on a balance with a stiff wire clamped in a space between its poles and an alternating current is passed through the wire। ये एग्जैक्टली वैसा ही सिनारियो जैसा हमने इससे पहले डिस्कस किया है कि एक हॉर्सशू मैग्नेट बैलेंस के ऊपर रखा हुआ है और उसके दो पोल्स के दरमियान एक वायर आपने क्लैंप कर दी है। तो अगर इस वायर में से स्टेडी करंट पास करें, जैसा कि हमने उस केस में किया था, एक स्टेडी करंट कांस्टेंट करंट हमने पास किया था, तो हमने देखा था कि वायर इस मैग्नेट को पुश करती है डाउनवर्ड और रीडिंग बढ़ जाती है इस बैलेंस के ऊपर। अगर इंस्टेड ऑफ डीसी हम एक अल्टरनेटिंग करंट पास कर दें, तो तब क्या होगा? अल्टरनेटिंग करंट की डायरेक्शन इस तरह से होगी, राइट? कभी वो इंक्रीज होगा, कभी वो डिक्रीज होगा। तो ये वायर इस मैग्नेट के ऊपर जो फोर्स डालेगी वो भी कभी इंक्रीज होगी, कभी डिक्रीज होगी, कभी वायर ज्यादा पुश कर देगी इसको डाउनवर्ड्स, कभी कम पुश कर देगी। और जब डायरेक्शन अल्टरनेटिंग करंट की नेगेटिव साइकिल में होगी तो ये वायर इसको अट्रैक्ट भी कर लेगी ऊपर की तरफ। तो ये जो रीडिंग है ये कभी इंक्रीज होगी, कभी डिक्रीज होगी, राइट? तो रीडिंग ऑन दिस बैलेंस विल फ्लक्चुएट बिटवीन अ मैक्सिमम एंड अ मिनिमम। कभी वो इंक्रीज हो जाएगी, कभी डिक्रीज हो जाएगी, एक दो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज के बीच में। 55 है, in an alternating current generator the flux through the coil is maximum when। फ्लक्स कॉइल के थ्रू मैक्सिमम कब होगा? ऑप्शन ए है when the plane of the coil is perpendicular to the poles of the magnet। ये हमने poles of the magnet बना लिए। poles of the magnet इस तरह से हैं, vertical, right? और अगर हम बीच में एक कॉइल बना लें तो वो कहते हैं the plane of the coil is perpendicular to the poles of the magnet। तो plane of the coil को आपने इस तरह से रखना है, ये पोल ऑफ द मैग्नेट के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो इस केस में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स सारी ऊपर नीचे से गुजर जाती हैं, जीरो हो जाती हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो जाता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इन दिस केस विल बी जीरो, इट इज नॉट मैक्सिमम। सो ए ऑप्शन गलत हो गया। बी है व्हेन द वेक्टर एरिया ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। पोल्स इस तरह से वर्टिकल है तो वेक्टर एरिया भी वर्टिकल होना चाहिए, यानी कि इस तरह से आपने कॉइल बनानी है, राइट? तो इस केस में भी अगेन सारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऊपर नीचे से गुजर जाएंगी, फ्लक्स जीरो होगा। बी भी गलत है, मैक्सिमम नहीं होगा। सी है व्हेन द प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरफ हैं, प्लेन ऑफ द कॉइल को इनके परपेंडिकुलर अगर आप रखें तो कॉइल इस तरह से बनेगी, तो इस केस में फ्लक्स मैक्सिमम होगा। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। डी को भी देख लेते हैं। When the vector area of the coil is perpendicular to the magnetic lines of force। Magnetic lines of force इस तरह से हैं,
वेक्टर एरिया इनके परपेंडिकुलर रखना है, इस तरफ वेक्टर एरिया होगा, तो इसके लिए आपको कॉइल को इस तरह से रखना पड़ेगा, राइट। तो इस केस में भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऊपर नीचे से गुजर जाएंगी, फ्लक्स जीरो होगा। सो सी ही हमारा करेक्ट आंसर है। 56 है, इफ अ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू एन इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट द इलेक्ट्रॉन विल रिमेन एट रेस्ट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा मूविंग चार्जेस के ऊपर एक्ट करती है। 57 है, द जियोमेट्री ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द कंडक्टर, शेप या एरिया। लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती, एरिया के ऊपर भी डिपेंड नहीं करती। एरिया ज्यादा कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की ज्योमेट्री के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ज्योमेट्री की जब हम बात करते हैं तो हम शेप की बात करते हैं। इसकी एग्जांपल इस तरह से है, करेक्ट आंसर इसका बी है। कंडक्टर अगर स्ट्रेट कंडक्टर है तो उसके अक्रॉस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह से सर्कुलर होती हैं, राइट। अगर कंडक्टर हम एक लूप की फॉर्म में बना देते हैं तो उसके अक्रॉस जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं, एक साइड से एंटर होती हैं। ये हम साइड व्यू बना दें तो बेहतर होगा। तो एक साइड से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर होंगी और दूसरी साइड से वापस जाएंगी, एंड देन अगेन इस साइड से इमर्ज होंगी, इस तरह से। तो एक साइड उसकी नॉर्थ पोल की तरफ एक्ट कर देगी, एक साइड साउथ पोल की तरफ। अगर इसको हम एक सोलिनॉइड के तौर पे बना लें तो उसमें इस तरह से इमर्ज होंगी लाइंस और दूसरी साइड से एंटर हो जाएंगी, राइट। इसका भी एक नॉर्थ और साउथ पोल होगा। तो कंडक्टर को जिस तरह की शेप देंगे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की ज्योमेट्री उस तरह से चेंज होगी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फोर्सेस। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमने डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में हो चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स या तो उसी डायरेक्शन में लगती है, अगर वो प्रोटॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल वेदर एट रेस्ट और इन मोशन। बिल्कुल ठीक बात है, चार्ज रखा हुआ हो, चाहे रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करती है। हाउएवर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स ओनली ऑन अ मूविंग चार्ज। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। सी है, इलेक्ट्रिक फोर्स डज वर्क इन डिस्प्लेसिंग द चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेयरएज मैग्नेटिक फोर्स डज नो वर्क। ये भी बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन एक्ट करती है। तो वर्क का जो फॉर्मूला है उसमें परपेंडिकुलर वालों के लिए कोई जगह नहीं है। जब भी कोई फोर्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन एक्ट करेगी उसका कोई वर्क नहीं होगा। सी स्टेटमेंट भी ठीक है। सो ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अगला है, द डायग्राम शोज अ स्मॉल मैग्नेट हैंगिंग ऑन अ थ्रेड नियर द एंड ऑफ अ सोलेनॉइड। इस किस्म की अरेंजमेंट डायग्राम में दिखाई गई है। इसमें एक स्टेडी करंट फ्लो कर रहा है इस कॉइल में। स्टेडी करंट का मतलब है कि इस कॉइल की वजह से पैदा होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भी स्टेडी रहेगा, राइट। तो हमने अचानक से एक आयरन कोर इस कॉइल के अंदर इंसर्ट कर दी है। तो क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू द मैग्नेट एज द आयरन कोर इज इंसर्टेड इनटू द सोलेनॉइड। जैसे ही हम आयरन कोर इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, इससे पहले करंट स्टेडी था तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी कांस्टेंट था। आयरन कोर इंसर्ट करने से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो बी है इस सोलेनॉइड की वो इंक्रीज हो जाती है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो भी इंक्रीज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा तो लेंज़ेस लॉ के मुताबिक हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस को अपोज करती है कोई भी कॉइल या मैग्नेट या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये कॉइल क्या करेगी, इट विल मूव अवे फ्रॉम द सोलेनॉइड, इट विल मूव अवे फ्रॉम द मैग्नेट इटसेल्फ। यानी कि इन दोनों के दरमियान आपस में यहाँ पर रिपल्शन क्रिएट हो जाएगी। अगर ये कॉइल फिक्स है तो ये मैग्नेट को रिपेल कर देगी, मैग्नेट फिक्स है तो ये कॉइल को रिपेल करेगा पीछे की तरफ। ठीक हो गया। तो इस केस में चूंकि मैग्नेट हैंग कर रहा है ऊपर एक थ्रेड से, तो ऑब्वियसली हम अज्यूम कर रहे हैं कि मैग्नेट मोबाइल है, मूव कर सकता है। जैसे ही आप ये कोर इसके अंदर एंटर करेंगे, यहाँ पर कोर आ जाएगी, तो ये मैग्नेट थोड़ा सा उस तरफ पुश हो जाएगा। द मैग्नेट विल मूव अवे फ्रॉम द सोलेनॉइड। ये लेंज़ लॉ की एक एप्लीकेशन है। लास्ट वन फॉर टुडे इज द डायग्राम शोज अ वायर कैरिंग अ करंट I। इस वायर में करंट है I। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से नॉर्थ टू साउथ जा रही हैं। आपने क्या करना है, फोर्स मालूम करनी है। सिंपली फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएं, इंडेक्स फिंगर को टुवर्ड्स द
साउथ पोल रखें, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। डायरेक्शन ऑफ आपका जो मिडिल फिंगर होगी दैट विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। आप देखेंगे कि आपका जो थंब है जो कि फोर्स को डिटरमिन करेगा वो डाउनवर्ड्स फेसिंग होगा। सो फोर्स ऑन दिस वायर विल बी डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, इस डायरेक्शन में, नीचे की तरफ। सो ए इज द करेक्ट आंसर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप जितना भी मुश्किल कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। इफ समथिंग इज नॉट क्लियर यू कैन आस्क। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।